हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में देखेंगे। इससे पहले हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में देखा था सर्कुलर फ्लो। आज हम थ्री सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? एक तो हाउस होल्ड होता ही है, दूसरा बिजनेस फर्म जो कि टू सेक्टर इकोनॉमी में भी था। यहाँ पे तीसरा सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर को रखा गया है। तीनों सेक्टर के काम देख लेते हैं क्या क्या है। हाउस होल्ड्स गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है और बिजनेस फर्म्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। ये दो काम होते हैं हाउस होल्ड्स के। बिजनेस फर्म्स का क्या काम होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, और जो हाउस होल्ड से उसको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिले हैं उसके बदले में पेमेंट करता है। गवर्नमेंट नेट टैक्स कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग्स। ये तीन मेजर काम हो सकते हैं गवर्नमेंट के। आगे देखते हैं गवर्नमेंट के इन कामों को थोड़ा डिटेल में। नेट टैक्स। नेट टैक्स का मतलब है कि जो टैक्स रिसीव हुआ है गवर्नमेंट को हाउस होल्ड से और बिजनेस फर्म से, दोनों जगह से गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव होता है, और इसमें से ट्रांसफ़र पेमेंट्स को माइनस कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के पास में जितना पैसा आया और गवर्नमेंट ने जितना पैसा ट्रांसफ़र किया था हाउस होल्ड्स को, बिजनेस फर्म को, सब्सिडीज़ और जो भी छूट वगैरह दी थी गवर्नमेंट उसके रूप में, उसको माइनस करने के बाद जितना पैसा बचा है दैट इज़ दी नेट टैक्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है, कम्युनिकेशन पे, डिफेंस पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा, गवर्नमेंट स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें। तो दैट इज़ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी इकोनॉमी में डिमांड काफ़ी ज़्यादा जनरेट होती है। एंड द थर्ड वन इज़ बोरिंग्स। बोरिंग्स दो तरीके से हो सकते हैं, इंटरनल बोरिंग्स एंड एक्सटर्नल बोरिंग्स। इंटरनल बोरिंग्स अपने देश के अंदर के अलग अलग, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर सेंट्रल बैंक्स हैं, तो अगर कंट्री के अंदर से ही अगर सरकार बोरो करे दैट इज़ द इंटरनल बोरिंग। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक्सटर्नल कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनसे बोरो करे तो वो एक्सटर्नल बोरिंग्स में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी तीन ही सेक्टर हैं, एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अभी हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीन मेजर काम हो सकते हैं गवर्नमेंट के एक इकोनॉमी में: नेट टैक्स कलेक्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरिंग्स। ओके, सर्कुलर फ्लो का थोड़ा सा मॉडल देख लेते हैं यहाँ पे कैसे काम होता है। ये हमारा फर्स्ट सेक्टर हाउस होल्ड, दिस इज द सेकेंड सेक्टर बिजनेस फर्म्स, और ये रहा गवर्नमेंट, थर्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को नेट टैक्स पे करती है। नेट टैक्स अभी हमने देखा क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट को हटाने के बाद जितना टैक्स गवर्नमेंट को जाता है वो नेट टैक्स होता है। और कुछ हाउस होल्ड से कुछ लोग गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, तो गवर्नमेंट से उनको वेजेस एंड सैलरीज भी मिलती है, तो गवर्नमेंट से वो मनी हाउस होल्ड्स की तरफ आ जाता है, और हाउस होल्ड से टैक्स वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। तो ये फ्लो हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में होता है। बिजनेस फर्म और गवर्नमेंट के बीच में क्या फ्लो होता है? बिजनेस फर्म्स भी नेट टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सक्लूड करने के बाद, और गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। तो वो एक्सपेंडिचर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है, कोई ब्रिज बनाना है, तो उसके ऊपर बहुत सारी डिमांड्स होंगी, मेटल चाहिए होगा, इंजीनियर्स चाहिए होंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो इंजीनियर्स तो उन्हें हाउस होल्ड से मिल जाएगा, बट जो मेटल्स हैं और जो भी स्पेशल गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह वो तो उन्हें बिजनेस फर्म से मिलेगा। तो उसके बदले में गवर्नमेंट बिजनेस फर्म्स को पे करेगी, और बिजनेस फर्म गुड्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बिजनेस फर्म्स और गवर्नमेंट के बीच में इस तरीके से फ्लो होता है। नेट टैक्स पेमेंट्स बिजनेस फर्म से गवर्नमेंट की तरफ जाता है, और गवर्नमेंट बदले में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू बिजनेस फर्म्स को पे करती हैं। हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में वही नॉर्मल फ्लो बना रहता है जैसे कि टू सेक्टर मॉडल में होता है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म्स की तरफ जाते हैं, एंड बिजनेस फर्म्स की तरफ से फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स की तरफ। तो यहाँ पे सिर्फ मनी फ्लो को दिखाया गया है। वैसे रियल फ्लो भी हो सकता है जैसा टू सेक्टर मॉडल में होता है, बट उसको यहाँ पे इंक्लूड करते तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये, इसलिए उसको हटा दिया गया है। और अगर हाउस होल्ड कुछ सेव भी कर ले तो वो फाइनेंशियल मार्केट में सेव करेगा,
और फाइनेंशियल मार्केट से बिजनेस फर्म्स कुछ अपने बोरिंग्स के थ्रू इन्वेस्ट कर देगा उसको। तो टू सेक्टर मॉडल में S इज इक्वल्स टू I हमने देखा था, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा सेक्टर आ गया है तो ये पूरा पूरा मॉडल बदल जाएगा, ये इक्वेशन अब होल्ड नहीं करेगा। देखेंगे कैसे नई इक्वेशन बनेंगी अभी यहाँ पे। तो ये सिंपल सर्कुलर फ्लो का छोटा सा मॉडल था। नेक्स्ट कुछ इक्वेशन देख लेते हैं। ओके, इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो अब 3 सेक्टर के एक्सपेंडिचर्स होंगे। पहला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि हाउस होल्ड्स करेगा, दूसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि ऑब्वियसली बिजनेस फर्म्स करेंगे, और थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करेगी। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में मिलेगा। और इकोनॉमी का टोटल इनकम वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, एक तो कंजम्पशन पे यूज़ किया जा सकता है और कुछ सेव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को टैक्स भी देना होगा, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल इनकम मिलेगा। फिर यूँ कहें कि इनकम को इन 3 अलग अलग जगहों पे एलोकेट किया जा सकता है, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड टैक्सेस। अब इकोनॉमी में जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल इनकम के इक्वल होता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने 10 रुपये खर्च किए, वो 10 रुपये किसी की इनकम बनेगा, और फिर वो इनकम कहीं और खर्च होगा, वो किसी और का इनकम बनेगा। तो इस तरीके से होता है क्या, इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम बराबर होता है। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड होते हैं, तो उसमें से एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर आप ऐड कर लीजिए, इकोनॉमी में टोटल इनकम पता लग जाएगी आपको। तो एक्सपेंडिचर मस्ट बी इक्वल टू इनकम रिसीव्ड, तो यहाँ पे C प्लस आई प्लस जी मस्ट बी इक्वल टू C प्लस एस प्लस टी, ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। C प्लस आई प्लस जी इज इक्वल्स टू C प्लस एस प्लस टी, दोनों तरफ से ये C कैंसिल हो जाएगा, तो I प्लस जी इज इक्वल्स टू एस प्लस टी बचेगा। अब इसको थोड़ा सा अगर हम रीअरेंज करें तो G, ये T वाला टर्म राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और ये I वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा, तो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी, G माइनस टी इज इक्वल्स टू एस माइनस आई। अब इस इक्वेशन से हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें ये पता लगेगा कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा है, मतलब गवर्नमेंट के पास जितना टैक्स आया है उससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट खर्च कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म पॉजिटिव आएगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड का टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब कि राइट हैंड साइड का टर्म भी पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके पॉजिटिव होने के लिए एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि सेविंग्स मस्ट बी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा है तो सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होना पड़ेगा। ओके, तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पैसा आया कहाँ से, जो उसने खर्च कर दिया। अगर टैक्स उसके पास 100 रुपये आए हैं, गवर्नमेंट ने खर्च 150 रुपये किया, तो 50 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आए गवर्नमेंट के पास, तो वो आएंगे ये जो एक्स्ट्रा सेविंग हुई है, हाउस होल्ड्स ने जो एक्स्ट्रा सेव किया है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर मान लेते हैं कि 200 हुआ, सेविंग्स 50 नहीं सॉरी तो फिर कम हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा सेविंग मान लें, इन्वेस्टमेंट मान लें कि 50 हुआ है और सेविंग हम मान लें कि 100 हुआ है, तो इस सेविंग्स में से एक एक्स्ट्रा पार्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की तरफ चला जाएगा, और जो इन्वेस्ट होना है प्राइवेट फर्म्स के द्वारा वो इधर चला जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स कलेक्शन से ज़्यादा, इसका मतलब है कि सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा होना ज़रूरी है, तभी एक्स्ट्रा सेविंग्स मस्ट बी ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, तभी एक्स्ट्रा सेविंग गवर्नमेंट यूज़ कर पाएगी एज अ बोरोइंग्स, वरना गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा ही नहीं खर्च करने के लिए। ओके, तो इससे हमें समझ में आता है कि गवर्नमेंट बोरोइंग्स रिड्यूसेस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेविंग्स का कुछ पार्ट खुद बोरो कर लेगी तो प्राइवेट जो फर्म्स हैं उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर यूँ कहें कि फाइनेंशियल मार्केट से बोरो करने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये देखते हैं। ओके, इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी, ये वही इक्वेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो y माइनस C माइनस जी मिलेगा, ये C वाला टर्म और ये G वाला टर्म, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड इसको अगर हम सेंड कर देंगे तो y माइनस C माइनस जी इज इक्वल्स टू आई। ओके, तो
इस आइडेंटिटी को याद रखेंगे, इसका भी आगे यूज़ होगा। नाउ प्राइवेट सेविंग क्या हो सकता है, मतलब जितना इनकम आया है उसमें से हाउस होल्ड्स ने टैक्स दे दिया, कंज्यूम कर लिया, और जो पैसा बच गया उसके पास, दैट इज़ दी प्राइवेट सेविंग। इनकम में से टैक्स देने के बाद, कंज्यूम कर लेने के बाद जो पैसा बचेगा, दैट इज़ दी प्राइवेट सेविंग। और पब्लिक सेविंग क्या होगा, पब्लिक सेविंग टैक्स जितना गवर्नमेंट के पास आया उसमें से गवर्नमेंट ने खर्च कर दिया, उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट के पास कुछ बच जाता है, दैट इज़ दी पब्लिक सेविंग। अब अगर हम प्राइवेट सेविंग्स और पब्लिक सेविंग्स इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा, y माइनस टी माइनस सी, ये वाली इक्वेशन, और पब्लिक सेविंग t माइनस जी, इनको ऐड करेंगे तो माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, y माइनस सी माइनस जी, वाई माइनस सी माइनस जी, और ये यही वाली आइडेंटिटी है, देखा, y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल्स टू आई आया था, फर्स्ट इक्वेशन हम इसको मान सकते हैं, और यहाँ पे y माइनस सी माइनस जी इज इक्वल्स टू एस आया, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन हमें समझ में आया s इज इक्वल्स टू आई, लेकिन यहाँ पे ये s प्राइवेट सेविंग्स नहीं है, ये नेशनल सेविंग है। नेशनल सेविंग इज इक्वल्स टू प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग, ओके। That is, for the economy to remain in a steady state, the sum of private saving and public saving must equal to investment. That is, the national saving must equal to the investment. तभी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में ऑपरेट कर सकती है। और ये 3 मॉडल था। ओके, थैंक यू।